Hello, good evening, friends. Welcome all to this session uh, and also to my new channel RBI Cracker. ये चैनल मैंने बड़े ही लाइक मैंने अपनी एक जर्नी का वीडियो शेयर किया था इनिशियली एंड लोगों ने काफ़ी पसंद किया उसको और काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि सर अपनी स्ट्रेटजी बताइए। तो फिर मैंने सोचा कि सब इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आई मस्ट मेक सम एफर्ट टू एक्सप्लेन माई स्ट्रेटजी व्हाट हैज़ बीन माई अप्रोच। और मेरे को लगता है कि लाइक प्रॉपर गाइडेंस की एस्पिरेंट्स को बहुत ज़रूरत है। यूट्यूब में लोग कुछ भी बोलते हैं कि बस ये बुक कर लो, ये मटेरियल कर लो, बट सब हवा में बातें करते हैं, एग्जांपल्स दे के कोई नहीं बताता। मेरा फोकस रहेगा वट एवर आई टेल विल बी बेस्ड ऑन एग्जाम्पल बेस्ड कि वाई भाई ये स्टडी मटेरियल है। लोग ये तो कह देते हैं कि पीआईबी पढ़ना है, बट वाई क्यों पढ़ना है, हाउ कैसे पढ़ना है, पास्ट ईयर में इसका कितना वेटेज रहा है, इस ईयर में कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से मिनिस्ट्रीज के पीआईबी डॉक्यूमेंट्स फोकस करने हैं। तो ये सब मेन चीज ये है, बस खाली बोल देना कि पीआईबी पढ़ लो उससे नहीं होगा, ठीक है। यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन ऑल दिस स्टफ एंड ऑल्सो किसी ने कह दिया रमेश सिंह पढ़ लो, प्रसन्न चंद्रा पढ़ लो। भाई क्यों पढ़ लो, वाई आई मस्ट रीड। पास्ट में कितने क्वेश्चन आए हैं, कोई वेटेज कोई रेलेवेंस है कि भी नहीं है, रमेश सिंह से मेरा कितना कवर हो जाएगा। तो ये सब एनालिसिस किसके बेसिस पे है, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर पे। मेरा फोकस, मेरी जो स्ट्रेटजी थी वो एक ही पहली तो जिसने मेरी हेल्प करी है, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को मैंने छोड़ा नहीं, पूरा इसका मैंने निचोड़ जो कहते हैं हिंदी में, पूरा इसको चर्न आउट मैंने कर लिया, एक एक चीज कि कोई क्वेश्चन आया है व्हाई इट हैज बीन आस्क्ड, किस पार्ट का है ये सिलेबस का, किस पार्ट का है सिलेबस का, क्या ये रिपीट हुआ है, इज इट हैज बीन रिपीटेड, और ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया है, सोर्स कोई तो सोर्स होगा कहाँ से जहाँ से ये क्वेश्चन उठाया हो। और मैंने इस सोर्स का एक पैटर्न भी मैंने ऑब्जर्व किया है जो कि मैं शेयर करूंगा। तो मैंने अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके एक पैटर्न जो मैंने डिकोड करा वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इस सेशन में मैं स्टार्टिंग ईएसआई से करूंगा। थोड़ी जनरल बातें एग्जाम के बारे में मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, बट पहले सिर्फ काम की बात होगी, मन की बात बाद में होगी। सो ईएसआई से स्टार्ट करेंगे और ईएसआई में मेरा फोकस ये रहेगा कि सोर्सेज के ऊपर, कौन से सोर्सेज रेफर करने हैं, एंड आई विल टेल यू व्हाई टू रेफर, मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाई टू रेफर एंड हाउ टू रेफर। सो इस सेशन में जनरली मैं बताऊंगा सोर्सेज कौन से हैं, फिर एक सीरीज कंटिन्यू कर लेंगे, व्हाई टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, पास्ट ईयर में कितना वेटेज रहा है। सो फिर उससे क्लैरिटी आएगी। और मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। मैंने आरबीआई 2019 ग्रेड बी का एग्ज़ाम क्रैक किया था। इससे पहले मैंने 2018 का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मैं 20 से 25 मार्क्स से रह गया था मेंस में। और इसी एग्ज़ाम का मैंने पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया था कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, एंड देन उसी के अकॉर्डिंग मैंने स्ट्रेटजी डिवाइस कर ली। और अकॉर्डिंग इसी चीज़ पे आऊँ तो भाई लोग जैसे कहते हैं स्कीम्स करनी है, तो लोगों को पता ही नहीं है स्कीम्स क्यों करनी है, सिलेबस का कौन सा एरिया कवर कर रहा हो। हाँ बस स्कीम्स कर लो, बट क्यों कर ले स्कीम्स, व्हाई टू डू द स्कीम्स, टेल मी। कहीं तो लिखा नहीं है सिलेबस में कि गवर्नमेंट स्कीम्स करो, राइट। तो इसके ऊपर भी आई विल डिस्कस ऑन इट। ओके, सो फर्स्टली अभी व्हाट आई विल डू, I'll discuss the syllabus कि syllabus का core क्या है। I'll focus on the core of the syllabus. Let's understand the syllabus and the pattern of the question कि लिंक क्या है, क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स पे क्वेश्चन आ रहा है तो क्यों आ रहा है। ओके, सो दैट्स हाउ वी विल गो।
ओके। ओके फ्रेंड्स यहाँ पे अब पहले मैं कुछ एक जनरल स्ट्रेटजीज के बारे में बात करूंगा। ईएसआई जनरल स्ट्रेटजीज, ईएसआई के मैं इसके बाद आऊंगा। ओके सो ये क्या है IBPS? ओके सबको पता है। अब मेरी बात का बुरा मत मानना दोस्त फ्रेंड्स, बट कुछ एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको ये भी नहीं पता होता कि ये एग्ज़ाम ग्रेड बी का एग्ज़ाम कंडक्ट कौन कर रहा है, विच एजेंसी इज कंडक्टिंग द एग्ज़ाम, क्वेश्चंस कौन प्रिपेयर कर रहा है, हु इज़ प्रिपेयरिंग द क्वेश्चन। लोगों को लगता है कि RBI ही क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहा है, बट नहीं, RBI ग्रेड बी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है IBPS। और मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसका क्या रेलेवेंस है सर? IBPS की और मैंने जो स्ट्रेटेजी की थी, IBPS जैसे 3 रेगुलेटरी बॉडी के और एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, सेबी का, RBI का तो कराता ही है, नबार्ड ग्रेड A और ग्रेड B, और IRDA का भी कभी 3-4 साल में एक बार कंडक्ट कराता है। और इसके अलावा SBI PO और IBPS। अब ये क्यों है? अब ये IBPS में पेपर सेट करने वाले तो भाई एक पैनल है 5-10 लोगों का, वही लोग इसका पेपर सेट कर रहे हैं, मेरा ये मानना, वही लोग इसका। तो कहीं ना कहीं एक डंप जो बोलते हैं ना, क्वेश्चंस का डंप, तो कुछ एक 4-5, मेरा एटलीस्ट ये मानना 4-5 या एटलीस्ट तो क्वेश्चन होते हैं जो हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, कि वही सेम क्वेश्चन सेबी में भी आया, वही सेम क्वेश्चन RBI में भी आया, वही ग्रेड A में आया, वही ग्रेड B में आया, वही एटलीस्ट उसका कोई एक आध क्वेश्चन SBI PO से जुड़ा है, वो SBI PO में कुछ पूछा उसी से जुड़ा एलोबरेटेड फॉर्म उन्होंने RBI में पूछ लिया। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, और इसमें मैं स्पून फीडिंग ज़्यादा बिल्कुल नहीं करूँगा, आधी चीज़ें आपको खुद ही करनी पड़ेंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये 2 एग्ज़ाम तो अलग रख दो, बट जो 2016 में RBI ऑब्जेक्टिव हो गया था, तो एटलीस्ट जो भी 2016 से लेके अब तक 2022 तक सेबी RBI सेबी नबार्ड ग्रेड A B के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं फेज 2 में, मेरा ये स्ट्रेटेजिक सेशन फेज 2 पे फोकस्ड है। सो फेज 1 की मैं बाद में अलग से बात करूंगा, मेरी एक्सपर्टीज फेज 2 की है, तो मैं सोचा पहले फेज 2 के बारे में ही डिस्कस करूं। तो जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बताऊं कि एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक स्कीम है, स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना। ओके, और ये स्कीम मैंने देखा 3-4 बार पूछी गई है, RBI ग्रेड B में भी पूछी गई है, नबार्ड ग्रेड A में पूछी गई है, B में भी पूछी गई है, सेबी में भी पूछी गई है, फिर इसी से रिलेटेड कुछ इसकी सब स्कीम्स हैं वो भी रिपीट हुई हैं। तो आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालिसिस कर लेंगे इन 3-4 एग्जाम्स का, तो आप 10 से 15 नंबर मिनिमम तो आप अपने मान के चलो आपने कवर कर लिए, श्योर शॉट। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, नो डाउट, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, नो डाउट। इसी के अलावा दूसरा टॉपिक एक जो है फेवरेट, वो है FRBM एक्ट। हर साल इस RBI में क्वेश्चन आता है, सेबी में क्वेश्चन आता है, नबार्ड में क्वेश्चन आता है, तो हर साल इस पे क्वेश्चन आ रहा है, तो ये चीज़ें तो छोड़ ही नहीं सकते ना अपन। और इस बार भी 2021 का जो ग्रेड B हुआ था, उसमें तो पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आ गया था कि फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन या शायद FRBM की रिकमेंडेशन बताओ। तो फाइनेंस कमीशन की बात करते तो FRBM उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, और अब लोग कुछ कहेंगे कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से लाएं, PDF शेयर कर दो। नहीं, खुद ही गूगल यूज़ करो,
सर्च मारो, अपनी एक नोटबुक रखो अलग से, उसमें क्वेश्चंस लिखते जाओ, आंसर भाई टॉपिक लिखते जाओ। एग्जैक्ट क्वेश्चन की तो हमको ज़रूरत नहीं है, हमें तो बस टॉपिक पता होना चाहिए। हाँ भाई इस स्कीम पे क्वेश्चन आया है, क्या क्वेश्चन आया है एग्जैक्टली वो नहीं पता हो तो भी काम चल जाएगा। वी शुड मस्ट नो द टॉपिक। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन के पीछे मत भागो, टॉपिक पता होना चाहिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो छोड़ो मत, उसका पूरा एनालिसिस करना वही सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरी स्ट्रेटजी यही थी, मैंने कोई सप्ताह भर तो सिर्फ ये एनालिसिस करने में ही लगा दिया था कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, व्हाट इज़ द माइंडसेट। कोई सोर्स है क्या जहाँ से क्वेश्चन पिक हो रहे हैं? मैंने गूगल कर करके देखा कि भाई ये क्वेश्चन आया कहाँ से है, किस वेबसाइट पे है, कितने महीने पुराना है। तो इस तरह से आपको अपनी R&D खुद करनी है। मैंने आपके रेफरेंस के लिए करी है, वो मैं शेयर करूँगा आगे। तो पहला स्टेप तो यही है, ये दोनों के लिए जाता है, ESI के लिए भी और FM के लिए भी। ओके, अब इसके बाद चलो, अब दूसरा, ये तो जनरल हो गया ESI और FM दोनों के लिए। अब एक ब्रह्मास्त्र है ESI के लिए, तो एटलीस्ट ESI की मैं बात करता हूँ। चलो पहले सिलेबस की एक मज़ेदार बात बता देता हूँ आपको, ESI की सिलेबस की बात। ये आपने कभी सिलेबस को इस नज़रिए से देखा है? ये है, देखो सिलेबस का आधा से ज़्यादा सिलेबस तो एक चीज़ पे टिका हुआ है ESI का, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब पूछोगे सर कैसे, तो मैं बता, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर साल एटलीस्ट 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन RBI में तो एटलीस्ट आ ही रहा है, बाकी एग्जाम्स में भी रिपीट हो रहा है, नाबार्ड से भी, ग्रेड A ग्रेड B में, कि SDG के कितने गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं, कितने इंडिकेटर हैं, 169 कब लॉन्च हुआ, 2015 में लॉन्च हुआ, कब पूरा करने का टारगेट है, 2030 में पूरा करने का टारगेट है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 17 गोल्स का सेट है जिनको सस्टेनेबल, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि बाकी आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्स इनफ अमाउंट में बचे। लेमैन डेफिनेशन ये है। तो एक बार आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मैं दिखाता हूँ, फिर सिलेबस पे जाऊँगा। ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 SDGs। इनको एक बार वीडियो पॉज करके देख लो 5 मिनट, आगे अगले 10 मिनट मैं इन्हीं के ऊपर बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला है नो पॉवर्टी, सेकंड ज़ीरो हंगर, थर्ड गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एनर्जी, इकोनॉमिक work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities, climate action. Okay, बाकी life below water, life on land, और 16 और 17 SDG। वीडियो पॉज करके देख लो 5 मिनट। ओके, देख लिया, अब आ जाओ सिलेबस पे। सिलेबस की बात करें तो 13 दिसंबर, अब देखो पॉवर्टी एलिवेशन है यहाँ पे, ये किससे लिंक्ड है? SDG 1। SDG 1 क्या है? नो पॉवर्टी। तो ये तो SDG 1 का जिक्र हो गया यहाँ पे। फिर आ जाओ इधर नीचे, हेल्थ। हेल्थ कौन सा SDG है? SDG 3, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, SDG 3। फिर आ जाओ एजुकेशन पे, एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, कौन सा SDG है? SDG 4। फिर है जेंडर इक्वालिटी, SDG 5। तो ये जेंडर इश्यूज है, तो ये है जेंडर इक्वालिटी, SDG 5।
ये कह रहा है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड, वही है जेंडर इक्वालिटी, ये वुमेन को मैन के इक्वल लाओ, तो ये SDG 5 हो गया। उसके बाद में ऊपर आ जाओ फिर से इन्वायरमेंटल इश्यूज, ये है SDG 13 क्लाइमेट एक्शन, ये हो गया आपका SDG 13 क्लाइमेट एक्शन। फिर है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये रही ग्रोथ, डिसेंट वर्क, आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो ये कौन सा SDG बन गया आपका SDG 8, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला हो गया आपका SDG 8। ओके, सो और बाकी अगर बात करें लाइफ, जैसे है उसे लाइक लाइफ अंडर वाटर है, बाकी जो SDG 6 है जैसे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, SDG 6 जो है वो है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये भी इन्वायरमेंटल इश्यूज के अंदर आएगा, है कि नहीं। तो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी जो कि SDG 7 है, ये इसमें कुछ पार्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का जुड़ा हुआ है, ओके, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स। सो आप देख रहे हो कि कैसे कितनी चीज़ें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर क्लियर हो गई। अब मैं बताता हूँ कि ये SDGs का लिंक क्या है, क्यों ये इतने इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए है अपने सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब इन 17 SDGs को ही बेस मान लिया अपना। अब जितनी भी वो स्कीम्स फॉर्मुलेट कर रही है वो इन्हीं टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए कर रही है कि भाई नो पॉवर्टी है, जैसे आपका हो गया नो पॉवर्टी, इसमें स्कीम्स चल रही है मनरेगा, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, फिर एंड हंगर है, इसमें क्या चल रहा है, मिड डे मील स्कीम चल रही है, पोषण अभियान चल रहा है। और ये जो जितने भी SDGs हैं इनके सब गोल्स हैं, जैसे गुड हेल्थ एंड वेलबींग की अगर बात करें तो इसमें 3.1 होगा, 3.2 होगा, 3.1 होगा कि भाई मैटरनिटी मोर्टिलिटी रेट इतनी तक होनी चाहिए, इसमें इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इतनी तक होनी चाहिए। इस तरह क्वालिटी एजुकेशन में क्या चल रहा है, नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, समग्र शिक्षा बना है कंबाइन करके, ओके। तो इस तरह क्लीन वाटर सैनिटाइजेशन, स्वच्छ भारत और जल शक्ति अभियान पे तो 6 नंबर का पूरा पैसेज आया था 2019 के पेपर में, 6 मार्क्स का, एज इट इज जल शक्ति अभियान की वेबसाइट से उठाया था। और खुद अकेले SDG के ऊपर 10 मार्क्स का पैसेज आया था 2019 में, SDG इंडिया इंडेक्स करके एक इंडेक्स लॉन्च हुआ था, उसके ऊपर 10 मार्क्स का क्वेश्चन था एज इट इज़, और वो एज इट इज़ PIB से उठाया था पूरा पैराग्राफ। जिसने PIB करके गया था तो 2019 के पेपर में तो उसकी बल्ले बल्ले थी, एटलीस्ट कम से कम 30 मार्क्स का पेपर एज इट इज़ PIB से था, ओके। सो अब ये है क्लाइमेट एक्शन की अगर बात करें, क्लाइमेट एक्शन में क्या चल रहा है, ये जैसे आप पढ़ोगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान है, ये सब लॉन्च हो रहा है। UN ऑर्गेनाइजेशंस हैं, UNFCCC, पेरिस एग्रीमेंट,
क्योटो प्रोटोकॉल, ये सब इसके अंदर आएगा। ओके, अफोर्डेबल, अब इस पे अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ये होगी इसमें आपका उजाला, प्रधानमंत्री उजाला योजना, उज्ज्वला योजना, सोलर से रिलेटेड जितनी भी स्कीम है, कुसुम योजना जैसे है, तो रिलेट कर पा रहे हो। तो गवर्नमेंट अब एसडीजीज को, और गवर्नमेंट है एक, अब रिपोर्ट भी भेजनी होती है। ये 2030 तक ये टारगेट्स 2030 तक ये टारगेट्स अचीव करने हैं। और एक वॉलंटरी नेशनल रिपोर्ट है, हर साल वो गवर्नमेंट भेजती है यूएन को, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसने ये एसडीजीज लॉन्च करे थे 2015 में। तो अब स्कीम्स है, इन गोल्स को अचीव करने के लिए ही फॉर्मुलेट हो रही है मैक्सिमम, कि भाई कोई बेस तो होना चाहिए। तो अब आपको सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, पॉवर्टी की क्वेश्चन पूछी स्कीम है, उस पर पूछ लिया कि पॉवर्टी कौन सा एसडीजी है, ऑप्शन दे देगा एसडीजी 1 2 3 4, मार्क करो है तो एसडीजी आपको पता है। अगर इतना सब नहीं पता है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और एसडीजी सबसे हॉट टॉपिक है, अगर मेरे को कोई कहे कि एक टॉपिक पढ़ के जाना है तो मैं ये एसडीजी पढ़ के जाऊँगा, आरबीआई के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, तो यहाँ तक। और एसडीजी कौन मॉनिटर कर रहा है इंडिया में? नीति आयोग, ठीक है। नीति एसडीजी के ऊपर नीति आयोग कोई 4-5 रिपोर्ट निकाल चुका है। तो एक बार मैं नीति आयोग की वेबसाइट दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे गए एसडीजीज, ये देखो इंडिया, एसडीजी इंडिया 2020 ओवरव्यू ऑफ एसडीजीज, इंडियाज कमिटमेंट टू द एसडीजी कॉन्क्लेव, एसडीजी इंडिया 2019-20, नीति आयोग रोल। तो आप सेमिनार, यूनाइटेड नेशन सेमिनार ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, देखो कितनी एक्टिविटीज हो रही है अकेले एसडीजी के ऊपर। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट खाली 1-2 वर्ड्स का है सिलेबस में, बट पूरे सिलेबस का कोर है ये, मैं आपको बता दूं तो कोर है ये। और स्कीम्स तो सारी इसी पे टिकी हुई हैं, स्कीम्स तो इसी पे टिकी हुई हैं। अब आपको मैं बता देता हूँ, चलो ये तो आप देखो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे पहले मैं ब्रह्मास्त्र 2 की चर्चा करूंगा, उसके बाद ब्रह्मास्त्र 1 पे आऊँगा। बाकी अब सिलेबस को एसडीजी की नज़र से, एसडीजी के नज़रिए से तो हमने देख लिया, अब इसको एक नज़रिए से और देखने की ज़रूरत है, और वो है मिनिस्ट्रीज। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आरबीआई ग्रेड बी का। आधा अगर आपको पता है कौन सी स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, तो 4 से 5 नंबर तो आप यूँ ही ले जाओगे, ठीक है। सिर्फ मिनिस्ट्रीज नहीं, मिनिस्ट्रीज के अंदर बॉडीज होती हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, उसके अंदर टी बोर्ड है, स्पाइस बोर्ड है, डीजीएफटी है, डायरेक्ट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो और स्कीम्स का पैटर्न पता, स्कीम्स में एक ब्रॉड पैटर्न बताऊं तो क्या आएगा, पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि आइडेंटिफाई द स्कीम। दूसरा क्वेश्चन, स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर है। तीसरा क्वेश्चन, कौन सी बॉडी इसको रन कर रही है। फोर्थ क्वेश्चन, सेंटर और स्टेट के बीच में रेशियो क्या है एक्सपेंडिचर का। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल 60:40 है या 50:50 है, क्या है। ब्रॉड चीजें तो यही होती हैं, इतनी भी अगर पढ़ रखी है तो आपने हर पैराग्राफ का एटलीस्ट 2-2 क्वेश्चन तो आप सही कर दोगे, ठीक है। और अब जैसे ये, ठीक है, ये बात समझ में आई। और जो ये मिनिस्ट्रीज वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तो ये बड़े कंफ्यूजिंग होंगे, आपको लगेगा कि ये स्कीम हेल्थ की है, कोई स्कीम होगी हेल्थ से रिलेटेड,
आपको लगेगा भाई ये हेल्थ से रिलेटेड तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर होनी चाहिए, बट नहीं, वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन के अंदर होगी। आप गलत मार्क कर दोगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, गलत मार्क कर दोगे -2.5 एज इट इज, -2.5 हो जाएंगे, सिलेक्शन रुक जाएगा। सिलेक्शन रोकने के लिए काफ़ी है और सिलेक्शन करवाने के लिए भी काफ़ी है 2.5 नंबर, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ ब्रह्मास्त्र पे। पहले ये जो ब्रह्मास्त्र मैंने लिखा है ये ईएसआई के लिए है, ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट्स। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो पूछते हैं ना कि आरबीआई क्वेश्चंस कहीं से भी दे देता है, कोई फैक्ट बेस्ड, कोई लॉजिक नहीं, कोई जिसका नहीं, वो इलॉजिकल क्वेश्चंस जो है ना वो यहीं से आते हैं, वेबसाइट से। तो एक हैबिट तो आपको बनानी ही पड़ेगी। ईएसआई अगर आपने क्रैक करना है तो गवर्नमेंट वेबसाइट्स तो आपको विजिट करके उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे। ये टाइम टेकिंग तरीका है बट गारंटीड तरीका है, मार्क्स लेने का। जैसे 2019 में क्वेश्चन आया था एसपीडीसी स्कीम पे। ऐसा कौन सी स्कीम थी? स्कीम प्रोग्राम फॉर डायस्पोरा चिल्ड्रन, ऐसे करके कोई स्कीम थी और इसकी वेबसाइट थी एसपीडीसी इंडिया। तो ये स्कीम मैंने सर्च करी तो ये स्कीम कहीं नहीं मिली, बस एक जगह मिली, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी उस टाइम थी, उसके ऊपर बैनर इसका लगा हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का, ठीक है। एक क्वेश्चन था जैसे मिड डे मील स्कीम पहले सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई थी, तो ये मेरे को कहीं नहीं मिला। बस मिड डे मील की जो वेबसाइट थी ना उसके अबाउट सेक्शन में लिखा हुआ था कि तमिलनाडु से स्टार्ट हुई थी सबसे पहले। तो आप तो, और वेबसाइट्स ना बहुत बढ़िया है गवर्नमेंट्स की वेबसाइट्स, स्कीम्स इतनी स्ट्रक्चर्ड मैनर में मेंशन की हुई है ना वहाँ पे, आपको लगेगा, आइडिया लगेगा कि आपको एक कि भाई ये स्कीम है, एक रिलेट कर पाओगे। जितना आप चीज़ों को देखते हैं ना उतना ज़्यादा। अब स्कीम से एक तो ये हो गया कि भाई कंपाइलेशन से पढ़ लिया आपने, ठीक है, और एक है जिसने वेबसाइट देखी, 2-4 इन्फोग्राफिक्स देखे, उसके बाद और चीज़ें, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है उसका वो पढ़ा स्कीम्स का। तो इस बच्चे में और जिसने कंपाइलेशन पढ़ी है ना सिर्फ, उसमें नंबर का फ़र्क, 10 नंबर का फ़र्क अपने आप आ जाएगा उसमें, ठीक है। ये काम मेहनती है, तो भाई नंबर चाहिए तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तो ठीक है। और क्या करो, आप हर मिनिस्ट्री पे जाओ। और अब ये लोग कह देते हैं कि स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, पर इसमें प्रायोरिटी बना लो आप लोग ना कि भाई कुछ स्कीम्स हैं जो तो फेवरेट, कुछ स्कीम्स कह रहा हूँ, कुछ एरियाज हैं मिनिस्ट्रीज के जो तो आरबीआई की फेवरेट है। अगर प्रायोरिटी बनानी हो, अगर कोई मुझे कहे कि आपको सिर्फ पाँच मिनिस्ट्रीज पढ़ के जानी है, तो कौन सी पढ़ के जाओगे? सबसे पहले मैं पढ़ के जाऊंगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पढ़ के जाऊंगा, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पढ़ के जाऊंगा, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट पढ़ के जाऊंगा, उसके बाद मैं मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ के जाऊंगा, उसके बाद नीति आयोग पढ़ के जाऊंगा, नीति आयोग के बारे में, नीति आयोग के जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं उनके बारे में, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी आपको बनानी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं और ये प्रायोरिटी आपको बनानी है कि भाई इस ऑर्डर में आपने चलना है। कि भाई अगर 1 घंटे का टाइम बचा है रात को मेन से पहले, तो भाई मैं एटलीस्ट ये 6 चीज़ें तो मैं देख के जाऊँ, ठीक है। और इन मिनिस्ट्रीज पे जाओ, और क्या है, अबाउट सेक्शन पढ़ो इनका, कितना अच्छा दिया हुआ है अबाउट सेक्शन। मैंने इनसे आधे नोट्स, मेरे 90% ईएसआई के नोट्स, स्कीम्स के नोट्स मैंने वेबसाइट से बनाए। एक वेबसाइट खोली, एक दिन खोलता था, हर दिन एक वेबसाइट को देता था,
वेबसाइट में गया, उसके डिपार्टमेंट्स एक्सप्लोर करे, कौन से डिपार्टमेंट हैं, क्या क्या हैं, पूरे नोट्स मैंने, और मेरे को तो पूरा फ़ायदा हुआ। और इस बार एक बहुत 2019 में जल शक्ति अभियान पे क्वेश्चन आया था, बहुत डिफ़िकल्ट, और मैंने आके घर पे देखा तो वो क्वेश्चन कहीं नहीं था, ना पीआईबी में था, कहीं नहीं था, बस वो एज इट इज़ जल शक्ति अभियान की जो वेबसाइट थी उसमें एज इट इज़ वो क्वेश्चन लिखा था, एज इट इज़, कुछ चेंज नहीं था। वो 3 क्वेश्चन आए थे 2-2 नंबर के, 6 नंबर, सारे पॉइंट्स मतलब डिट्टो 100% कॉपी था। और ये मैंने 2018 के पेपर में भी नोटिस किया था, इन्होंने बहुत क्वेश्चन वेबसाइट से एज इट इज़ उठाए थे। एक बार वेबसाइट पढ़ के देखो आप लोग, इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, ज़्यादा रिलेट कर पाओगे रादर देन कि कोई कंपाइलेशन पढ़ो आप, ठीक है। कंपाइलेशन वगैरह तो लास्ट के लिए है, कंपाइलेशंस भाई ये उन कैंडिडेट्स के लिए जब नोटिफिकेशन आ गया, अब पहले कुछ तैयारी की नहीं, अब करनी है, तो भाई कंपाइलेशन पढ़ना ही ऑप्शन बचता है। बट द कैंडिडेट्स जो पहले से तैयारी करना चाहते हैं और मेंस में ही बाजी मार लेना चाहते हैं, इंटरव्यू तक बात जाए ही ना, तो वो तो ये पक्का करे ही करे। ओके, और इनको रिलेट करके बता देता हूँ मैं सिलेबस से कि भाई कौन सी मिनिस्ट्री कैसे जुड़ी हुई है सिलेबस से। ये देखो साफ साफ एज इट इज़ दिया हुआ है। एजुकेशन है, इसके बारे में मैं कहाँ से पढ़ूंगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, पहले मिनिस्ट्री ऑफ HRD हुआ करती थी, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई। हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पे जाऊंगा तो उसमें अच्छा खासा बाइफर्केशन दिया हुआ है, नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल जो कि और बाइफर्केट, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, बड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में दिया हुआ है वेबसाइट्स पे, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। फिर सोशल जस्टिस, ये हो गई मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड, ये आपका आ गया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल जस्टिस हो गई आपकी। फिर आ गया अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स। और 2000 के पेपर में तो अमृत के ऊपर क्वेश्चन आया था, अमृत स्कीम के ऊपर, जो कि इसी मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन। और उससे कुछ 1-2 साल पहले हृदय पे आया था, हृदय पे, तो वो ये हो गया। वेबसाइट से देखो आप कैसे लिंक्ड है। फिर इधर आ जाओ ऊपर, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, इसके लिए आ जाओ आप मॉस्पी पे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इस वेब की वेबसाइट्स पे जाओ, अबाउट में जाओ, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जीडीपी के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, भाई जीडीपी रिलीज होती है पीआईबी पे, उसका डॉक्यूमेंट आता है, कभी वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पढ़ के देखो, उसको पढ़ोगे तब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि भाई असली में डॉक्यूमेंट आता कैसा है। आपको रिलेट कर पाओगे कि भाई जो किसी स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, एक स्टडी मटेरियल से पढ़ना और एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से पढ़ना अपने आप में अलग बात है। तो ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन से ये चीज़ें कवर होंगी। फिर आ जाओ पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये दोनों काफ़ी इंटरलिंक्ड हैं दोनों चीज़ें, कि भाई एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो तो उससे पावर्टी भी एलिवेट हो रही है, एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। अगर किसी को पावर्टी एलिवेट करने के लिए कैसे एलिवेट कर सकते हैं पावर्टी, या तो फूड दें या तो वर्क दें, तो मैक्सिमम स्कीम वर्क बेस्ड होती है कि भाई काम दें, तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन बहुत होता है, लेकिन ये इन दोनों की मैक्सिमम स्कीम ना मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर चल रही हैं, ठीक है, रादर देन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। है तो लेबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इतनी स्कीम्स नहीं चला रहा जितनी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट चला रहा है। वो दोनों काम कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी और पॉवर्टी एलिवेशन भी। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का काम ज़्यादातर रूल्स के ऊपर है कि वो सब ईपीएफ वगैरह, ईपीएफ हो गया, कि कंपनी रूल्स को कंप्लाई करें। तो कभी क्वेश्चन आए कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड स्कीम हो, 2 ऑप्शन हो, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, तो गैस मारना हो तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मारना, 75% चांस उसी के हैं होने के। तो देख रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो, कहने का मतलब क्या है मेरा।
फिर इसके बाद आ जाओ इस वाले पे नीचे, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल लेबर पॉलिसी, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। अच्छा, रोल ऑफ इंडियन बैंक एंड रिजर्व बैंक, पब्लिक फाइनेंस, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, जिसको हम कहते हैं एग्जिम पॉलिसी, कौन बनाता है? मिनिस्ट्री, ये आ गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, वो फॉर्मुलेट करता है इसको, ठीक है। एज इट इज क्वेश्चन भी आ जाएगा कि भाई DG कौन करता है, तो DGFT करता है। और बाकी ये जो जैसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, WTO, ठीक है, इनकी भी वेबसाइट्स आप एक बार जाके देख लो, इनके अबाउट सेक्शन को पढ़ लो, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर्ड वेल मैनर्ड में दिया रहता है, ठीक है। अब इसकी बात करूँगा, प्रायोरिटीज एंड रिकमेंडेशंस ऑफ, इस पार्ट की बात करूँ, प्रायोरिटीज एंड रिकमेंडेशन ऑफ इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट। अब देखो, इकोनॉमिक सर्वे और इसकी बात ना मैं यहीं ख़त्म कर देता हूँ, इतना हल्ला मचा रहता है इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, यूनियन बजट। यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, PIB की कोई 20-21 पेज की समरी निकलती है इकोनॉमिक सर्वे, 20-21 पेज की समरी निकलती है इकोनॉमिक बजट, यूनियन बजट की। ये 2 समरी पढ़ ली, क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं 2 समरी से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ये बात गांठ बांध लो, ठीक है। लोग दुनिया जहान का मटेरियल पढ़े, किसी ने कोई फलाना IAS ढिमका IAS का मटेरियल ले लिया, उसका क्वेश्चन आना ही नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, 2016 से लेके आज तक, जो कि इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट का हो, और वो इन 2 समरी में ना मिले तो आप देख लेना। संतुष्टि लोगों को है नहीं ना, जितना सिंपल मटेरियल हो तो पढ़ के लगता नहीं है, मज़ा नहीं आता कि यार कुछ पढ़ा है ना। जब तक कोई फैंसी मटेरियल पढ़ते तभी लगता है कि हाँ भाई कुछ पढ़ा है। और इसकी 2 डॉक्यूमेंट आते हैं इसके यूनियन बजट की, एक समरी आती है, एक 2 पेज की, एक हाइलाइट्स आती हैं, समरी एंड हाइलाइट्स। तो PIB के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इन दोनों से रिलेटेड वो कर लो, मोर देन सफिशिएंट है, कह दिया मोर देन सफिशिएंट। और इकोनॉमिक सर्वे के कुछ चैप्टर्स हैं जो कि अब जैसे सब्जेक्टिव भी हो गया, वो आपको वो चैप्टर्स मैं अलग से बताऊंगा, 2-3 चैप्टर्स हैं वो करने हैं बस, ठीक है, वो कर लेना। वो इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट को थोड़ा डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, बट मोटी बात यही है, ओके। फिर इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी। अब इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर क्या आ गया? प्लानिंग कमीशन। पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ लेना। अब वो डिसॉल्व हो गया, नीति आयोग बन गया। तो प्लानिंग कमीशन 1-2 के क्या रोल थे, 3 क्या हाईलाइट थी, एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो प्लानिंग कमीशन लिखो, उसके आगे PIB डाल दो, PIB से ही पढ़ लो इसको। ये प्लानिंग कमीशन की पुरानी वेबसाइट्स हैं, उस पर चले जाओ, ठीक है, उसके अबाउट सेक्शन में पढ़ लो। वेबसाइट्स का जितना इस्तेमाल कर सकते हो उतना इस्तेमाल करो, बहुत फ़ायदे में रहोगे। ये सब टाइम आप लोगों ने देखो, मेरी स्ट्रेटजी एक पूछी थी तो मैं अपनी बता रहा हूँ। कुछ लोगों को लगेगा भाई ये क्या बता रहा है, तो आप लोगों ने मेरी स्ट्रेटजी मांगी थी तो मैं अपनी बता रहा हूँ। आप लोगों को पसंद आए या ना आए, बट गारंटेड है ये, मेरे को इतना कॉन्फिडेंट है, ये गारंटेड स्ट्रेटजी है इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, ठीक है। और क्या है सिलेबस में, मोटा मोटी तो हमने देख ही लिया, ठीक है, ओके। और हाँ, ये एक चीज़, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट लिखा हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एज इट इज़। कौन रिलीज़ करता है? UNDP,
इसके कितने फैक्टर्स हैं, क्या हैं, ये हर बार क्वेश्चन आया है, हर पेपर में, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई ग्रेड बी में हर बार क्वेश्चन आया। अब इसको नहीं करके जाओगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इन डेप्थ में, तो बताओ किसकी गलती है, किसकी गलती है? तो ये कुछ एक इंडेक्सेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, फिर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स हो गया। अब मैं इंपॉर्टेंट इनको क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये रिपीट हुए हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब रिपीट। अब प्रीवियस ईयर एनालाइज करोगे ना इन 3 एग्जाम के पेपर, तो 25% क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट वो 25% तो अपने पक्के करो नंबर। ओके, अब इसके बाद ये मिनिस्ट्री से रिलेशन हो गया आपका। ठीक है, और ये इधर एक और मल्टीकल्चरलिज्म, डेमोग्राफिक ट्रेंड, ये अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन, इनमें इनका 2 मिनिस्ट्री से और संबंध है। डेमोग्राफिक ट्रेंड्स में क्या आता है? सेंसस। अब सेंसस किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? आधे कहेंगे भाई मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स है, सेंसस भी स्टैटिस्टिक्स है। बट नहीं, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है सेंसस। तो यह भी क्वेश्चन आएगा तो -2.5 हो जाएगा सीधा। ठीक है, तो मिनिस्ट्री देखो, मिनिस्ट्री पे टिका हुआ है आधा सिलेबस। ओके, अब भाई सबसे वेबसाइट की थोड़ी सी बात करूंगा कि वेबसाइट से पढ़ने की, इसके ऊपर आने से पहले वेबसाइट, गवर्नमेंट वेबसाइट से पढ़ने की हैबिट डाल लो। ठीक है, मैं तो, और मैं आगे पढ़ाऊंगा ना तो आधी चीज़ें देखना वेबसाइट से ही पढ़ाऊंगा। मैं अपना कोई मटेरियल बनाया ही नहीं, सब कुछ वेबसाइट पे अवेलेबल है। एक तो मैं कहूँ वेबसाइट से डाउनलोड कर करके आपको बता दूं कि ये मेरा मटेरियल नहीं, मैं तो लाइव वेबसाइट खोल खोल के आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, मेरा तो एक ही सोर्स, मैं लैपटॉप लेके बैठता था, लैपटॉप और वर्डपैड, मेरा स्टडी मटेरियल सिर्फ वेबसाइट था ESI के लिए। तो ठीक है, तो ये हो गई वेबसाइट्स की इम्पोर्टेंट। अब ये ब्रह्मास्त्र है, ये ब्रह्मास्त्र है, इसके बिना तो मेरा मानना है ESI को तो कोई भेद ही नहीं सकता। और जिसने इसको कर लिया ना, और उसका ESI ऐसी की तैसी कर देगा, वो ESI की तैसी कर देगा। ठीक है, अब लोग क्या करेंगे, PIB का नाम लेंगे तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? सर PIB कंपाइलेशंस किसकी करूं, फलाना IAS की करूं या कोई टाटा जिंदल की करूं, किसकी करूं? कंपाइलेशन के पीछे पड़ जाएंगे। क्यों कंपाइलेशन के पीछे पड़ना ही नहीं है, आप सीधा PIB.gov.in पे जाओ। अब नॉट श्योर यही एड्रेस है कि नहीं, बट यही है मेरे हिसाब से। PIB गूगल करोगे आ जाएगा। वहां पे मिनिस्ट्रीज 2 फिल्टर लगाओ, मिनिस्ट्री का फिल्टर, मंथ का फिल्टर। मिनिस्ट्री के फिल्टर पे जाओगे, सारी मिनिस्ट्रीज आ जाएंगी। सेलेक्ट करो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, और यहाँ महीना सेलेक्ट करो। अभी क्या, अब पिछला महीना, जैसे डेली मत पढ़ो इसको, मैं तो कहता हूँ मंथली पढ़ो। तो जनवरी का पढ़ना है, महीना का सॉर्टिंग लगाओ जनवरी। ये 2 फिल्टर लगाओगे, 10 डॉक्यूमेंट्स निकल के आ जाएंगे। और डॉक्यूमेंट्स की हेडलाइन ही सेल्फ सफिशिएंट रही होती है कि भाई ये डॉक्यूमेंट अपने लायक है कि नहीं है। वो आपको ही IQ डेवलप करना पड़ेगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो उस 10 में से एटलीस्ट 6 तो इंपॉर्टेंट होंगे, 4 फालतू के होंगे जिसमें कोई जनरल इन्फॉर्मेशन दी होगी। बस वो 6 आपको पढ़ने, नोट करने, बस आपकी जनवरी महीने की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कवर हो गया। फिर जनवरी का फिल्टर लगा रहने दीजिए, इधर का फिल्टर चेंज कर दीजिए, इधर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लगा दो।
मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के नोट्स बन गए जनवरी के। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कर लो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कर लो। तो इस तरह करके आपके जनवरी के सारी मिनिस्ट्री कवर हो गई। और अब मिनिस्ट्री मतलब अब इतना दिमाग तो आपने में भी होना चाहिए कि अब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ जाके नहीं पढ़ना है, मिनिस्ट्री ऑफ कोई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के ऊपर है वो जाके नहीं पढ़ना है। अब आपको मिनिस्ट्रीज को सिलेबस से रिलेट करना है कि कौन सी मिनिस्ट्री मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। 6-7 हैं, 5-6 मैंने पहले बताई थी, उसमें एक ट्राइबल अफेयर्स भी जोड़ दो, ट्राइबल अफेयर्स, और एक और है स्किल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे पढ़ना है पीआईबी आपको। और रही बात क्यों पढ़ना है, सबसे बढ़िया मेरा पूरा फोकस तो क्यों पे है भाई। आप पूछ लो धड़ल्ले से, भाई क्यों सर, क्यों पढ़ूंगा पीआईबी, मैं तो नहीं पढ़ूंगा। सही बात है, तो क्यों पढ़ना है। पैसेज जो आते हैं ना आरबीआई के पेपर में, वो 2018 का पेपर, 2019 का पेपर, 2021 का पेपर, 2017 का पेपर, 2016 का पेपर मैंने उठा के देखा है। 19 का तो मैंने खुद ही दिया था, 19 और 18 का, तो मैंने 19 से पहले इन 4 साल का एनालिसिस किया। मैंने देखा कि पेपर में 4 पैसेज अगर आ रहे हैं तो उसमें से 2 तो पीआईबी के एज इट इज हैं, जो कि डॉक्यूमेंट से उठाए हुए हैं पिछले एग्जाम डेट से पिछले 2-3 महीने की रेंज में से, ये रेंज। तो मैंने इसी रेंज पे फोकस करा, 2-3 महीने की रेंज, और पूरा पीआईबी डॉक्यूमेंट आ सकता है, इससे पुराने का भी आ सकता है भाई, 4-5 महीने पहले का भी आ सकता है, बट प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा है कि भाई अब टाइम नहीं है, लास्ट में प्रिपरेशन करिए तो पहले ये कर लो, फिर टाइम बचे तो ये कर लो। तो मेरी स्ट्रेटजी उन्हीं लोगों को ध्यान में रख के जिनके पास 5-6 महीने का टाइम है, 5-6 महीने तैयारी करने के लिए रेडी है वो। ठीक है, तो इसलिए पीआईबी पढ़ना है। अब पैसेज कैसा रहेगा, अब पैसेज के ऊपर 5 क्वेश्चन रहेंगे। अब 5 क्वेश्चन कैसे बनेंगे, वो एक ही टॉपिक पे इन डेप्थ लोग कहेंगे सर मेंस के लिए इन डेप्थ कैसे पढ़ें। अब जैसे मैं बताऊं, इसके लिए अलग से सेशन लूंगा मैं पीआईबी पे, बस एक ब्रॉडली बता दे रहा हूं कि जैसे एसडीजी इंडिया इंडेक्स, एसडीजी इंडिया इंडेक्स पे क्वेश्चन आया था 2019 में। 5 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था कि भाई इन स्टेट में से कौन सा फ्रंट रनर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, कौन से एसडीजीज को कंसीडर किया गया है इस इंडेक्स को बनाने में, 4 एसडीजीज या 5 एसडीजीज कितने। तीसरा, भाई इनमें से किस कैटेगरी के स्टेट ने हाईएस्ट इम्प्रूवमेंट करी है। तो ये सारी चीज़ें पीआईबी में स्ट्रक्चरली लिखी रहती हैं। अब आप किसी कंपाइलेशन में जाओगे वो ये सब चीज़ें छोड़ देगा, वो आधी चीज़ लिखेगा आधी चीज़ नहीं लिखेगा। समझ रहे हो कंपाइलेशन का ड्रॉबैक क्या है, वो आधी चीज़ लिखे अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज़ें बना देगा, बट भाई जो पेपर सेटर है उसके जो कंपाइलेशन वाले ने इंपॉर्टेंट समझा है वो पेपर सेटर इंपॉर्टेंट ना समझे, वो बाकी हाफ में से क्वेश्चन दे दे। तो मेरी आपसे यही विनती है, आप सीरियस एस्पिरेंट है तो वेबसाइट से पढ़िए और पूरा डॉक्यूमेंट पढ़िए, कंपाइलेशन के पीछे मत जाओ। ठीक है, तो ये तो पीआईबी का हो गया, इसके बारे में इन डेप्थ में आगे बताऊंगा। ये जनरल मैंने बताया आपको, ब्रह्मास्त्र 2 भी हो गया। अब इसके बाद छोटी छोटी चीज़ें और हैं ईएसआई के लिए मैं बता देता हूँ। जो अब देखो प्रॉपर स्ट्रेटजी में बाद में बताऊँ, ये जो मैं ब्रॉड बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको करनी है, ये टूल्स हैं आपके। अब पहले राज्यसभा टीवी पे आया करता था वो क्या था, न्यूज़ टुनाइट आया करता था। अब कुछ लोग बोलते हैं सर जीके याद नहीं होती। अच्छा, पर उनको पूछो भाई आप अगर देख लोगे कि भाई मोदी अमेरिका में गया, ये प्रोग्राम लॉन्च किया, ये डील हुई, अब उसी के ऊपर अगर आप 5 मिनट का वीडियो देख लोगे कि मोदी चलता हुआ दिख रहा, आपको ट्रम्प से हाथ मिलाया, फाइल्स एक्सचेंज हुई, तो वो चीज़ आपके दिमाग में छपेगी कि नहीं छपेगी बताओ। तो और ये जो अब ये चैनल इसमें संसद टीवी में कवर हो गया, अब ये हिंदी में आने लगा। आज की खबर ये लाइव यूट्यूब पे भी आता है,
अगर किसी दिन मिस हो गया तो अगले दिन यूट्यूब पे जाके देख लो, बाकी लाइव देख लो। और ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम रेलेवेंट लगता है मेरे को। अब भाई चुनाव चल रहे हैं तो चुनाव की भी न्यूज आती है, 30 में से 10 मिनट चुनाव की भी न्यूज आई, बट वो सुन लो, आपको ज्यादा गौर नहीं करना है। बाकी जो काम की चीज है वो बहुत एग्जाम रिलेटेड सरकारी चैनल है, तो भाई आप सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो किसी सरकारी न्यूज एटलीस्ट नहीं, सरकारी न्यूज तो एटलीस्ट आपको सुननी चाहिए, नहीं लगता आपको? तो मैंने ये चैनल बहुत फॉलो करा था और मैं कभी मिस नहीं करता था इसको सुनना, और आधी चीजें मेरे को इसको देख के याद हो जाती थी, इंटरेस्ट बनता था। फिर भैया अब आपने मोदी को घूमते हुए देख लिया ट्रंप के साथ, तो उस चीज को आप अफेयर्स क्लाउड में जाके पढ़ोगे तो आप रिलेट कर पाओगे। तो ये आप जरूर सुनो। अब इसके बाद मेरा अगला ब्रह्मास्त्र था ट्विटर। अब सर कहोगे सर आप मजाक करते जा रहे हो, कभी कुछ करने को बोल रहे हो, कभी कुछ। तो अब ट्विटर पे हर उसके मिनिस्ट्री एक फेक ट्विटर अकाउंट बनाओ। अब ट्विटर पे आपको वो खुद कुछ नहीं करना है, फिर लाइक शेयर कमेंट कुछ नहीं करना है। मैं तो बोलता हूँ डमी अकाउंट बनाओ, डमी अकाउंट जो मैंने बना रखा था। और क्या किया, सारी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, सारी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे नीति आयोग वगैरह, सारे मिनिस्टर्स, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स, मोदी हो गया, और ये अपना क्या नाम है, सीतारमन जी हो गई फिनेंस मिनिस्टर की। अब आप बताओ, कोई मिनिस्ट्री ने कोई एक स्कीम लॉन्च करी और उसके बारे में 2 लाइन का ट्वीट किया, तो मैं तो कहता हूँ जो ट्वीट में वैसे ही कोई लिमिट होती है कि इतने वर्ड से ट्वीट कर सकता है उसने, तो उसका मतलब यही है वही 2 लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस स्कीम के बारे में। तो वो 2 लाइन तो आपको पता होनी ही होनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? और ये काम कब कर सकते हो आप? ये लेजर एक्टिविटी है, लेजर। रात को सो रहे हो तो सोते टाइम फेसबुक और व्हाट्सएप ब्राउज करने के बजाय ट्विटर खोलो बिंदास, और ये सारी मिनिस्ट्रीज की जो जो दिन में पोस्ट हुए हैं, मैं तो नोट्स भी बनाता था ट्विटर से कि भाई जो ट्विटर पे इंफॉर्मेशन आई है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ है नहीं आपके लिए उस दिन की जीके में। मेरा तो ये मानना है कि भाई मिनिस्ट्रीज ने 8 चीजें पब्लिश की ट्विटर पे, तो मेरे लिए तो भाई वो 8 चीजें ही आंखों का तारा है जीके के हिसाब से। कुछ एक अब फालतू ट्वीट भी होते हैं कि भाई विजिट की, बस कोई हलवा सेरेमनी करी उसकी बजट की, अब वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको छांटना आना चाहिए। तो ये जरूर करें, सारे मिनिस्ट्रीज को फॉलो कर लो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ, जैसे ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, माई गॉव इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है माई गॉव इंडिया, इसको जरूर, निर्मला सीतारमन जी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गृह मंत्री, नीति आयोग। अब इनमें क्या है, ट्विटर्स में इन्फोग्राफिक्स भी शेयर होते हैं। अब कोई स्कीम को देखोगे, उसमें कोई किसान के बारे में पढ़ रहे हो तो किसान खड़ा है, उसको थोड़ी ग्राफिकल फॉर्मेट में लिखा है, तो थोड़ा दिमाग में ज्यादा छपेगा, वो इंटरेस्टिंग और वो इम्पोर्टेंट है। अब कोई चीज को गवर्नमेंट ग्राफिक्स बना के बता रही है तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, है कि नहीं? पहला तो उसने, पहला इंपॉर्टेंट हो गया पीआईबी, उसमें से 2 लाइन निकाल के उसने ट्वीट करा, उसमें से 1 लाइन निकाल के उसने उसके ऊपर पोस्टर बना दिया। तो ये इंपॉर्टेंस का लेवल है, तो ये तीनों आपको पता होनी चाहिए। और इससे ऊपर है फिर आ जाता है आपका गवर्नमेंट न्यूज़ चैनल, वही कोई 8 चीज़ें स्कीम के बारे में न्यूज़ चैनल ने बताई, 1 चीज़ें पोस्टर के बारे में बताई, उसमें से 2 चीज़ें इसने बताई, 10 चीज़ें इसने बताई। तो ये सारे सोर्स आपको करने हैं। अब आप होप मेरी बात समझ गए होंगे। अब इन्फोग्राफिक्स कह रहा हूँ, जैसे ये है ट्विटर पे ये शेयर होते हैं। अब ये कौन सी स्कीम है? स्वामिता स्कीम टुवार्ड्स एन आत्मनिर्भर भारत विद। अब इसमें किसी ने ये इन्फोग्राफिक्स देखा, तो इसको मैं अगर जूम करूं, तो
जूम, ये यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लोगो लगा है, यहाँ पे पंचायती राज का लोगो लगा है, यहाँ पे डिजिटल इंडिया का लोगो लगा है। अब मैंने देख लिया इनको भाई, मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने बस ये चीज देखी है। अब एग्जाम में स्वामित्व स्कीम पे क्वेश्चन आ गया, मैंने ये 3 चीजें पढ़ी भी नहीं, पर क्वेश्चन आ गया कि भाई ये किस मिनिस्ट्री हैंडल कर रही है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कोई अगला क्वेश्चन आया उसमें अगर पंचायती राज ऑप्शन में, तो पंचायती राज मार्क कर दिया। किस मिशन से रिलेटेड है, डिजिटल इंडिया से रिलेटेड है। आप कुछ तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर पाओगे, 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके 2 में से गैस तो कर पाओगे। समझ रहे हो देखने की पावर। अब जैसे ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दिख रहा है आपको, ये तो खैर आसान है। द जर्नी सो फार, अब ये आपके ऐसे के पॉइंट्स हो गए। अब कोई चीज़ गवर्नमेंट ने इतनी सजा के लिख रखी है तो यार वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, और इन्हीं सबसे क्वेश्चंस आते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कि सजा के रखा, क्वेश्चन भी इसी से आते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो फिर अब आ जाता हूँ मैं बुक्स के ऊपर। अब मैं बताऊं कि सर बुक्स कौन सी रेफर करनी है। तो एक तो ये 12th क्लास की इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स ले लेनी है। अब इसमें सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, जो रेलेवेंस है। अब ये रेलेवेंस सिलेबस को देखो और चैप्टर्स को देखो, ये रेलेवेंस आपको ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। बता तो मैं भी दूं वैसे। अब इसमें से जो कॉन्सेप्ट है जीडीपी, जीएनपी, जीएनपी, एनएनपी, नेशनल इनकम, फिर इन्फ्लेशन, बजट के कॉन्सेप्ट, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। ये बेसिक बुक है भाई, ये तो आपको करनी पड़ेगी। और इसमें और बहुत डेप्थ में भी कुछ चीज़ें दी हुई हैं जो कि आपको नहीं करनी है। अब ये जो नहीं करनी है ना, ये आपको आइडिया खुद ही लगाना। कोई ग्राफ दिए हुए दुनिया भर के, डेप्थ में अपने को जाना ही नहीं है। अपने को जनरलिस्ट का एग्जाम है, जीडीपी के ऊपर रिसर्च नहीं करनी है अपने को। बस भाई जीडीपी और जीएनपी में डिफरेंस क्या है उतना आपको अपने को पता लग जाए तो उससे भी अपना काम हो जाएगा। रिटर्न में इंटरव्यू की बात अलग से करेंगे, इंटरव्यू के लिए अलग से टाइम मिलता है 1-1.5 महीने का, तब अच्छे से पढ़ लेंगे जीडीपी। पर अभी तो एग्जाम निकालना है, तो भाई एग्जाम निकालना जितना पढ़ लो। तो मैं अपना फर्स्ट सेशन यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ, आई एम कंक्लूडिंग इट। पहले मैं आप लोगों का रिव्यू देखता हूँ भाई। लोगों पे मेरा पहला कोई वीडियो है, मैं कोई एक्सपीरियंस टीचर हूँ नहीं, एक्सपीरियंस टीचर या मेंटर नहीं हूँ। और आपने देखा भी होगा मेरी राइटिंग भी ढंग से इतनी आ नहीं रही है। तो इस वीडियो के ऊपर मैं फीडबैक आने देता हूँ पहले, उसके बाद मैं फिर आगे की स्ट्रेटेजीज डिस्कस करूँगा। इन डेप्थ जाएंगे अपन, पीआईबी के इन डेप्थ जाएंगे। फिर F&M मैनेजमेंट पे आऊँगा, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट पे मैं आऊँगा। ओके, और अभी 5 मिनट की जनरल बात कर लेता हूँ। चलो 5 मिनट की जनरल। हर जगह ही भरा हुआ है। अब जनरल बात करो तो अब मिथ पे आ जाते हैं। मिथ विथ छोड़ो, चलो